हेलो, दिस नंदन कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले तो अध्ययन द एफर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट, बेहतरीन सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसको और एक नाम से जानते हैं, बहुत नामों से जाना जाता है। इसको आरसीसी डिजाइन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट का नाम में ही जो टॉपिक्स है, जो टर्म्स है, जो वर्ड है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड में, यहाँ पे एक वर्ड है डिजाइन, एक वर्ड है कंक्रीट और एक वर्ड है स्ट्रक्चर। तो पहले सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, एक्चुअल में है क्या। और यहाँ आर सी सी इसका मतलब क्या है भाई, डिजाइन का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो ये हमारे दिमाग में मन में उठ रहा है कि भाई ये सब एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट तो है, तो जान तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डिजाइन का मतलब क्या होता है उसको भी तो जानना होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है, सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, डिजाइन। तो डिजाइन अगर कोई पूछे, सपोज भाई भाव अगर पूछा या फिर जनरल के लिए कोई पूछा कि डिजाइन, व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन, तो आपका दिमाग में आता होगा डिजाइन मतलब ड्राइंग करना, एक ये वर्ड में आता होगा, माइंड में आता होगा। और दूसरा आप ये बोल रहे होंगे डिजाइन मतलब एनालिसिस करना। ठीक, थोड़ा सा सब मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मेरा पहला वर्ड क्या था, डिजाइन। तो डिजाइन से मिलता जुलता वर्ड है, डिजाइन कहने का मतलब एनालिसिस करना, बहुत कोई बोल देते हैं। तो पहले उसको भी समझ लेते हैं भाई, एक्चुअल में एनालिसिस वर्ड भी तो हम लोग सुने हुए हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब एक्चुअल में होता क्या है उसको भी समझ लेते हैं। तो एनालिसिस करने का मतलब, जो कि हम ऑलरेडी इसको इस एनालिसिस वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ के आ चुके हैं। फिर फोर्थ में गए होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पस क्या था उसको पहले जानते हैं। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में और सोम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, वो दोनों सब्जेक्ट में हम लोग क्या किए, एनालिसिस किए। किसका एनालिसिस किए, बीम का एनालिसिस किए, कॉलम का एनालिसिस किए, मतलब कोई स्ट्रक्चरल मेंबर का एनालिसिस किए। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये है सपोज एक मोबाइल, ठीक है। इस मोबाइल में क्या चीज दिख रहा है आप लोग को, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। पहला चीज इसका क्या दिख रहा है, विड्थ दिख रहा है, इसका लेंथ दिख रहा है, इसका कुछ थिकनेस ये दिख रहा है। कहने का मतलब इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन है। तो एनालिसिस कहने का मतलब कि हम लोग एनालिसिस उसी का कर सकते हैं जिसका हमको डायमेंशन मालूम रहेगा। मतलब एनालिसिस जैसे सोम में या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टोस में हम लोग क्या किए, उसमें बीम का मालूम था, बीम का लेंथ मालूम था, बीम का विड्थ मालूम था, है ना। जनरली लेंथ हम लोग को तो मालूम ही था, यानी कि उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन तो मालूम है। उसमें फिर लोड आ रहा है ना, यानी कि हमको क्या मालूम है, एनालिसिस, है ना। तो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस में हमको क्या करते हैं, डायमेंशन गिवन रहता है। एनालिसिस में क्या रहता है, डायमेंशन, डायमेंशन मेरा क्या रहता है, नोन रहता है। डायमेंशन डायमेंशन क्या रहता है, डायमेंशन नोन रहता है। डायमेंशन क्या रहता है, ये गिवन डाटा है मेरा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमको लोड, है ना, लोड या फिर मोमेंट, मोमेंट इसको हम फाइंड आउट करते थे, है ना। लोड, मोमेंट, शियर फोर्स, रिएक्शन, यही सब तो निकाले हैं सोम में। सोम पढ़ने का पर्पस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने का पर्पस यही सब तो था, एनालिसिस करना। और एनालिसिस में क्या किए थे, डायमेंशन हमको क्या था, डायमेंशन मेरा क्या था, उसमें नोन था, डायमेंशन गिवन था, और हम क्या किए थे, लोड और मोमेंट ये सब हम लोग निकालते थे। लोड, मोमेंट, शियर फोर्स ये सब निकालते थे, फाइंड आउट करते थे, ठीक है। डायमेंशन गिवन था। बट डिजाइन में क्या होता है, बट डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन में, डिजाइन का मतलब यहाँ पे, डिजाइन में क्या होता है कि हमको डिजाइन में क्या करना रहता है, हमें लोड, लोड या फिर मोमेंट, शियर फोर्स, कुछ भी ये सब हमको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ये सब गिवन डाटा रहता है मेरे लिए, ठीक है। और
और डायमेंशन हमको इसमें फाइंड आउट करना रहता है। डायमेंशन हमको क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है, डायमेंशन निकालना है। ठीक है, सपोज ये एक बीम है, ये एक बीम है, अब इस बीम में लोड लग रहा है। अब उस लोड के कारण जो भी इफेक्ट होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, है ना, मोमेंट होगा, मोमेंट जनरेट होगा, शियर फोर्स जनरेट होगा, जो भी आ रहा है, जो भी इफेक्ट हो रहा है, उस इफेक्ट ना हो, शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इस पार्टिकुलर कोई पार्टिकुलर लोड आ रहा है, उस पार्टिकुलर लोड के कारण जो इफेक्ट होगा क्या होगा, शियर डेवलप होगा, मोमेंट डेवलप होगा, ये सब होगा। तो वो सब ना हो, वो सबको रेजिस्ट कर ले, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वो पार्टिकुलर लोड के कारण जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको क्या करना होगा, रेजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कितना बड़ा बीम बनाएंगे, उसका विड्थ क्या होगा, किसका कितना बड़ा डेप्थ बनाएंगे, उसका डेप्थ क्या होगा, कितना लेंथ देना होगा, है ना। क्लियर हो गया सारा चीजें, मतलब डायमेंशन डिटेलिंग करना, डिटेल पता करना, कुल मिला के डायमेंशन फाइंड आउट करना। ठीक है, सपोज ये पार्टिकुलर इसमें 100 किलोमीटर एक बीम है, उसमें 100 किलोमीटर का लोड आ रहा है, तो उस 100 किलोमीटर को उस 100 किलोमीटर का जो लोड आ रहा है उसके कारण क्या इफेक्ट होगा, बेंड होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, शियर फोर्स जनरेट होगा, रिएक्शन होगा, कॉलम में रिएक्शन वगैरह जाएगा, ट्रांसफर होगा, जो भी है ना। तो ये सबको रेजिस्ट करे, सेफली रेजिस्ट करे, है ना। उसके लिए हमको उस 100 किलोमीटर को संभालने के लिए हमको बीम का चौड़ाई कितना रखना होगा, बीम का गहराई कितना रखना होगा, डेप्थ कितना रखना होगा, वो सब डिटेल डिस्कस करना, डिटेल डायमेंशन फाइंड आउट करना, उस पार्टिकुलर लोड को रजिस्ट करने के लिए डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे कि उसको सेफली रजिस्ट करना है ना। क्लियर हो गया, तो आई थिंक समझ गया होगा कि डायमेंशन डिजाइन का मतलब क्या होता है। सिंपल एक लाइन में समझे तो एनालिसिस में हम लोग क्या करते थे, डायमेंशन गिवन था और लोड और मोमेंट निकालते थे। वही लोड डिजाइन का मतलब क्या हो रहा है, इसमें हम लोग को लोड या मोमेंट दिया हुआ रहेगा, आगे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो क्लियर पता चलेगा कि हमको लोड और मोमेंट ये सब गिवन डाटा रहेगा। ठीक है, डेड लोड लाइव लोड के कारण टोटल लोड जो भी है सारा चीज हमें गिवन डाटा रहेगा, और हमको उस पार्टिकुलर लोड को संभालने के लिए कितना डायमेंशन हमको लगेगा का रिक्वायर्ड है, वो चीज हमको फाइंड आउट करना है, बस क्लियर। अब यहाँ पे एक वर्ड है, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, इसको भी समझते हैं आखिर स्ट्रक्चर होता क्या है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे एक वर्ड है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है उसको भी समझते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या फिर अरेंजमेंट्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट या अरेंजमेंट्स ऑफ मेंबर, जो बोलो, विच ट्रांसफर्स द लोड विदाउट कोलैप्स। ठीक है, मतलब मेंबर का अरेंजमेंट ऐसा कर दे, ऐसा रहे, ऐसा हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर या एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स जो बोलो आप, ठीक है, कि उसमें जो पार्टिकुलर लोड आ रहा है उसको सेफली ट्रांसफर कर दे। सपोज ये डेस्क है, ये डेस्क है, ये बेंच है, इस पे हम लोड लगाए, ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर है, इसका एक क्या है, एक स्लैब है ना, ऊपर में एक स्लैब टाइप का है, ठीक है, जिसमें हम लोग पेन कॉपी रख के हम लिख रहे हैं, तो स्लैब हो गया। उसके नीचे एक सपोर्ट दिया हुआ बीम के रूप में काम कर रहा है, चार पैर है तो कॉलम के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम बैठ रहे हैं, है ना, तो उसका सारा लोड को ये सेफली ट्रांसफर कर रहा है, ये टूट नहीं रहा है, मतलब इसको भी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर है। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं, मेरे कारण जो भी डेड लोड, लाइव लोड, जो भी लोड आ रहा है, जो भी लोड हम इसमें दे रहे हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस फ्रेम स्ट्रक्चर में, ठीक है, अब इसमें हम लोड लगाए, मेरा लोड, मेरा खुद का वजन कहाँ ट्रांसफर होगा, फ्लोर में, फ्लोर से कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, मेरा लोड कहाँ जाएगा, बीम में, बीम से कहाँ जाएगा, कॉलम से, कॉलम में जाएगा, कॉलम से कहाँ जाएगा, फाउंडेशन में जाएगा, इस तरह का ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब मेरा लोड को ये जो मेंबर सब है, ये जो बीम है, कॉलम है, ये सब सेफली रजिस्ट कर ले रहा है मेरा लोड को, है ना, ट्रांसफर कर ले रहा है अर्थ में मेरा लोड को, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विच ट्रांसफर्स द फोर्स, ट्रांसफर्स द लोड विदाउट कोलैप्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, arrangement of member which transfer the load without collapse,
ठीक है, सेफली ट्रांसफर कर दिया। अब एक नया वर्ड है हम लोग का कंक्रीट, इसको भी समझते हैं। कंक्रीट का मतलब एक्चुअल में है क्या, इसको भी समझते हैं। तो कंक्रीट, कंक्रीट मतलब क्या, तो हम लोग आप लोग थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग मटेरियल में पढ़े होंगे कंक्रीट, है ना। तो कंक्रीट का मतलब क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, aggregate, cement sand aggregate blended with water in a fixed proportion। ठीक है, मतलब कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट, कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर का मिक्सचर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंक्रीट, बस। अब इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बोलते हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर का मिक्सचर तो है लेकिन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं कि हम हजार टन सैंड डाल दिए, है ना, 200 टन डाल दिए एग्रीगेट डाल दिए, है ना, 2 केजी सीमेंट डाल दिए, है ना, 10 लीटर पानी डाल दिए, तो कंक्रीट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हमको एक पार्टिकुलर रेशियो में मिलाना होगा, है ना, एक पार्टिकुलर रेशियो में उसको मिक्स करना होगा, तभी वो होमोजीनियस बन पाएगा, तभी वो अच्छा से मिक्सअप हो पाएगा, तभी एक सॉलिड बन जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर, तभी वो जो मेरा पर्पस पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यानी कि ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाना होगा तभी कंक्रीट बनेगा। तो कंक्रीट क्या होता है भाई, तो कंक्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। अब आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, इस टर्म में तुम लोग अब देखे होंगे कि इसमें एक वर्ड है सीमेंट, एक वर्ड है सैंड, एक वर्ड है एग्रीगेट। अभी सबको बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ऐसे ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे बिल्डिंग मटेरियल में, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो अब इसमें एक वर्ड है, क्या क्या वर्ड है, सीमेंट, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आखिर सीमेंट होता क्या है, जब कंक्रीट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें सीमेंट आया, तो पहले सीमेंट को भी हम लोग जान लेते हैं एक्चुअल में सीमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या है, सीमेंट। हम लोग का नया टॉपिक क्या रहेगा, सीमेंट, है ना, सीमेंट। तो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट क्या होता है, तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है। कब, जब पानी के कांटेक्ट में आता है तब। ठीक है, मतलब सीमेंट क्या होता है, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल व्हिच हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम क्या लिख सकते हैं सीमेंट का डेफिनेशन, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल which shows या which has, जो लिखो, which has cohesive and adhesive property in the presence of वाटर। तो सीमेंट एक क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है। अब इसमें एक वर्ड है बाइंडिंग मटेरियल, हम डायरेक्ट क्यों नहीं मटेरियल बोल रहे, ये बाइंडिंग मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई सीमेंट क्या कर रहा है, बाइंड करके रख रहा है, बांध के रख रहा है। अच्छा, इसमें एक वर्ड है कोहेसिव एंड एडहेसिव, कोहेसिव एंड एडहेसिव। क्लियर, इसको भी समझते हैं हम लोग, क्यों बोल रहे हैं हम लोग बाइंडिंग मटेरियल, इसको भी समझते हैं। कोहेसिव का मतलब क्या होता है, एडहेसिव का मतलब क्या होता है। तो कोहेसिव मतलब होता है सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट का एक पार्टिकल सीमेंट पाउडर फॉर्म में रहता है ना, ठीक है। अब उसका एक सीमेंट का एक पार्टिकल सीमेंट का दूसरा पार्टिकल आपस में चिपक रहा है, ठीक है। कब, जब पानी कांटेक्ट में आएगा तब मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो कोहेसिव का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। सीमेंट का एक पार्टिकल सीमेंट का दूसरा पार्टिकल, है ना, सीमेंट का पार्टिकल आपस में मिल रहा है, चिपक रहा है, आपस में बाइंड हो रहा है, बंध रहा है,
ठीक है, उसी को बोलते हैं कोहेसिव। मतलब सेम मॉलिक्यूल आपस में चिपक रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव प्रॉपर्टी। और डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर आपस में चिपक रहा है उसको बोलते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल कहने का मतलब सीमेंट का एक पार्टिकल और एग्रीगेट का एक पार्टिकल, सीमेंट का एक पार्टिकल, सैंड का एक पार्टिकल, अब वो दोनों भी तो चिपक रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडहेसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। लेकिन सीमेंट का एक पार्टिकल और सीमेंट का दूसरा पार्टिकल आपस में चिपक रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोहेसिव। तो ये कब चिपक रहा है, जब पानी के प्रेजेंस में आ रहा है तब, पानी के कांटेक्ट में आ रहा है तब। ठीक है। एडहेसिव प्रॉपर्टी, एडहेसिव प्रॉपर्टी कब शो कर रहा है, सीमेंट का एक पार्टिकल, सीमेंट का पार्टिकल और एग्रीगेट का पार्टिकल, सीमेंट का पार्टिकल और सैंड का पार्टिकल आपस में चिपक रहा है, दोनों अलग अलग मटेरियल है, दोनों अलग अलग पार्टिकल है, आपस में दोनों चिपक रहा है, कब, जब पानी के कांटेक्ट में आ रहा है तब। तो यहाँ पे हम क्या देखें, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कोहेसिव प्रॉपर्टी और एडहेसिव प्रॉपर्टी दोनों को शो कर रहा है, लेकिन कब, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का प्रेजेंस में ये देखने को मिल रहा है एडहेसिव प्रॉपर्टी और कोहेसिव प्रॉपर्टी। तो फाइनली सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है ना, बांध के रख रहा है ना। ठीक है। अब सीमेंट का खोज कौन किया, तो सीमेंट का खोज के अगर बारे में हम बात करें, ठीक है, तो सीमेंट का खोज जो है इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्परडीन। सीमेंट का खोज कौन किया था, इन्वेंटेड बाय, सीमेंट इज इन्वेंटेड बाय, या सीमेंट वाज कर लो, सीमेंट वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्परडीन। ठीक है, इन 1824 में किया। ठीक है, क्लियर। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट को क्या है, तो टाइप्स ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो टाइप्स ऑफ सीमेंट आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। मेनली दो तरह का सीमेंट होता है, एक हाइड्रोलिक सीमेंट और एक नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, एक हाइड्रोलिक सीमेंट और एक नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट किसको बोलते हैं, वैसा सीमेंट जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है और वो सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना। जब वो हार्ड कब होगा, वो सेट कब होगा, पानी के प्रेजेंस में सेट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक सीमेंट। और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट किसको बोलते हैं, उसको पानी सेट होने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ता है ना, पानी का प्रेजेंस में, वाटर का प्रेजेंस में जरूरत नहीं है ना। तो वैसे यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सीमेंट है, पहला क्या है, हाइड्रोलिक सीमेंट, हाइड्रोलिक सीमेंट, और दूसरा क्या है, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जांपल जैसे पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है, वैसा सीमेंट जिसको पानी का जरूरत नहीं पड़ता है सेट होने के लिए, हार्ड होने के लिए। तो अगर पानी के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में सेट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, अपना स्ट्रेंथ अचीव कर रहा है, तो उसको हाइड्रोलिक सीमेंट बोलेंगे। और उसका एग्जांपल कौन है, पोर्टलैंड सीमेंट है। और पोर्टलैंड सीमेंट कौन कौन, ओपीसी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जितना आप सीमेंट पढ़े हैं सब, ठीक है, सब हाइड्रोलिक सीमेंट। क्लियर। लेकिन एक नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में कौन आता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है, ये नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट आता है। ठीक है, ये सेट होता है पानी के अब्सेंस में। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी पढ़ लेते हैं, है ना। अच्छा, ये सीमेंट हो गया, सारी चीजें हो गया। अच्छा, सीमेंट का ग्रेड पढ़ लेते हैं, वो भी हम लोग का पढ़ने का टॉपिक है, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, अब नया टॉपिक हम लोग का, नया टॉपिक है हम लोग का ग्रेड ऑफ सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट। ग्रेड ऑफ ग्रेड ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट का ग्रेड
मेनली सीमेंट को हम लोग 3 ग्रेड में क्लासिफाई किए हैं, है ना, ठीक है। एक हो गया ग्रेड 33, ठीक है ना, और दूसरा ग्रेड 43 और तीसरा है ग्रेड 53। तो सीमेंट का 3 ग्रेड में क्लासिफाई, सीमेंट को हम लोग 3 ग्रेड में क्लासिफाई किए हैं, ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53। अच्छा, यहाँ पे ग्रेड 33, 43, 53 क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्रेड को पहचानने के लिए, अच्छा ये न्यूमेरिकल डाटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 33 क्या चीज को दर्शा रहा है, 43 क्या चीज को दर्शा रहा है, 53 का मतलब क्या हो रहा है, इसको जानते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है, क्यूब है, ठीक, और उसका साइज क्या है, 7.06 सेंटीमीटर, ठीक है। एमएम में बात करें तो 17.6, 7.06 सेंटीमीटर, 7.06 सेंटीमीटर एक क्यूब है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट एक पार्ट सीमेंट मिलाते हैं, वन, इसको इसका इसका मतलब समझ गए आप लोग, 33 का मतलब क्या हो रहा है, 43 का मतलब क्या हो रहा है, 53 का मतलब क्या हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1:3 का हम लोग मोटार बनाते हैं, जिसमें से 1 क्या है, ये 1 जो है, ये 1 रिप्रेजेंट करता है सीमेंट को, और ये 3 पार्ट रिप्रेजेंट करता है सैंड को, ठीक है, क्लियर। अब ये कैसा सैंड, स्टैंडर्ड सैंड। तो सीमेंट 1 पार्ट रहेगा और 3 पार्ट क्या रहेगा, आपका सैंड रहेगा। दोनों को पानी के प्रेजेंस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मोटार बन जाएगा। उस मोटार को हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्यूब है लैब में, उस लैब में हम लोग जाएंगे और ट्यूब में क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे, ठीक है। इसमें 3 लेयर डालेंगे, एक लेयर यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है, एक लेयर यहाँ से फिल करेंगे, एक लेयर यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब में मोटार बना लिए, 1:3 मिक्स करके मोटार बना लिए, और इस मोटार को उठा के लाएंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। 3 पार्ट में फिल करना है, और एक पार्ट में पुट करने के बाद, ठीक है, इस लेयर में पुट करने के बाद, ठीक है, उसमें हम लोग 25 टाइम्स ब्लो देंगे, है ना, टैंपिंग करेंगे। फिर एक लेयर यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद 25 बार ब्लो करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ करेंगे, ठीक है, क्लियर। इस तरह का 3 लेयर करके हम लोग इस क्यूब को भर दिए, ठीक है। जब भर देंगे उसके बाद इसको आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 28 डेज हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये 33 को समझना है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, सीधे 3 डेज में जो ब्रेकिंग होगा उसका हमें अभी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, 7 डेज में भी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको कहाँ जाना है, 28 दिन में जाना है। 28 दिन में मान लेते हैं सपोज 3 क्यूब हम लोग तोड़े, है ना, 3 क्यूब हम लोग कास्टिंग किए थे। अब 28 दिन तक इसको क्यूरिंग किए, इसको क्या किए, ध्यान से एक बार, ये क्यूब था, मोटार बना लिए 1:3 का। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको कास्टिंग करने जा रहे हैं, 3 लेयर में कास्टिंग कर दिए, ईच लेयर, हर एक लेयर में 25 बार टैंपिंग करने के बाद कास्टिंग हो गया। अब इसका नट जो भी है खोल दिए, इसको क्या किए, क्यूब को बाहर निकाल लिए, और उस क्यूब को कहाँ, क्यूरिंग टैंक में डाल दिए आफ्टर 24 आवर्स, है ना, 24 घंटा के बाद ये सब नट बोल्ट खोल लिए, 24 घंटा के बाद कास्टिंग किए, 24 घंटे के बाद नट बोल्ट खोल लिए, और उसके बाद उसको निकाल लिए और क्यूरिंग टैंक में डाल दिए। अब 24 घंटे के बाद क्यूरिंग टैंक में हम डाल दिए, उसके बाद जिस दिन क्यूरिंग में डालेंगे उसके बाद से हम क्या, 28 दिन के बाद, 28 दिन क्यूरिंग हो जाने के बाद, 28 दिन क्यूरिंग हो गया, सपोज मान लेते हैं 3 क्यूब हम लोग क्या किए, कास्टिंग किए थे, और तीनों को हम लोग 28 दिन में ब्रेक करने वाले हैं, क्यूरिंग टैंक में डाला हुआ है, अब 28 दिन में ब्रेक करने वाले हैं। अब तीनों को हम लोग क्या किया, 28 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक मशीन है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, उस कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम लोग ले जाएंगे। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में ले जाने के बाद इसका ऊपर का सरफेस, इसको उठा के ले जाएंगे, इसका ऊपर का सरफेस, ये वाला सरफेस, और ये बॉटम का ये नीचे वाला सरफेस, है ना, ये क्या करेगा, ये इस तरह का, सपोज मान लेते हैं ये क्यूब है, अब इसको क्या करेगा, इसको ऐसे करके कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन प्रेस करेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे से। अब ये ऊपर वाला सरफेस, टॉप सरफेस, बॉटम वाला सरफेस, ये दोनों सरफेस क्या हो जाएगा, प्रेस करेगा। अब ये कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ऐसे करके कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है।
जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो यहाँ से हमें कितना कितना लोड लेने के बाद ही कभी ये तो ब्रेक हो जाएगा, कंप्रेसिव लोड लगता गया, एक समय आने के बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखेंगे कि कितना लोड लेकर ये फेल किया। अगर एक mm स्क्वायर, अच्छा इस क्यूब का अगर सरफेस एरिया पूछे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ये कितना था, ये एक डायमेंशन 7.06, ये भी 7.06, तो कितना था, इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये ऊपर का सरफेस तो स्क्वायर हो गया ना, तो साढ़े सीधे 49 कितना 49 पॉइंट समथिंग है ना, तो अप्रॉक्स 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ये ऑब्जेक्टिव मानता है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, जब वो क्रशिंग टेस्टिंग मशीन में ले गए तो फाइनली तो ब्रेक करेगा। अब ब्रेक किया, उसको नोट करेंगे। अब देखेंगे कि 1 mm स्क्वायर एरिया में कितना लोड लेने का क्षमता 28 दिन के बाद उस मोटार का डेवलप हुआ था। ठीक है, तो अगर उस क्यूब को तोड़ दिए, उस क्यूब मोटार को तोड़ दिए, उस क्यूब को तोड़ दिए तो मान लेते हैं उसका लोड लेने का क्षमता कितना आ गया, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया। मतलब 1 mm स्क्वायर एरिया में 35 न्यूटन लोड लेने का क्षमता 28 दिन क्यूरिंग होने के बाद डेवलप हो चुका है। ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 33 ग्रेड। मतलब ये जो सीमेंट था ये 33 ग्रेड का सीमेंट था। क्लियर? ठीक है, मतलब 33 से अगर ज्यादा आ जाता है 28 दिन के बाद 1 mm स्क्वायर एरिया में लोड लेने का क्षमता 33 न्यूटन से ज्यादा लोड लेने का क्षमता डेवलप हो जाता है, तो उसको ओपीसी 33 बोलेंगे, मतलब 33 ग्रेड बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर 28 दिन के बाद अगर 43 न्यूटन या 43 न्यूटन से ज्यादा लोड लेने का क्षमता डेवलप हो जाए, तो उसको 28 दिन के बाद हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ओपीसी 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर इससे ज्यादा और मोर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कर लो आप लोग 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मोर। ठीक है, अब इसमें मतलब इससे ज्यादा और इससे कम, अब इसमें क्या होना चाहिए, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मोर। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से, अगर उस क्यूब का लोड लेने का क्षमता 28 दिन के बाद 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर में 33 न्यूटन लोड लेने का क्षमता डेवलप हो गया है या फिर 33 से ज्यादा हो गया है, तो उसको 33 ग्रेड बोलेंगे, लेकिन 43 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 43 यानी कि 43 से कम और 33 से ज्यादा रहेगा, 33 या 33 से ज्यादा और 43 से कम रहेगा, तब उसको ओपीसी 33 बोलेंगे, यानी कि 33 ग्रेड बोलेंगे। क्लियर? अब इसको समझ सकते हैं, अगर 28 दिन के बाद 1 mm स्क्वायर एरिया में लोड लेने का क्षमता कितना डेवलप हो जाएगा, 43 या फिर उससे ज्यादा, बट 53 से कम। ठीक है, तब उसको 43 ग्रेड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 28 दिन के बाद 1 mm स्क्वायर एरिया में 53 न्यूटन लोड लेने का क्षमता डेवलप हो गया है या फिर उससे ज्यादा लोड लेने का क्षमता डेवलप हो गया है, ठीक है, 53 से ज्यादा, 53 या 53 से ज्यादा, तो उसको ओपीसी 33 ग्रेड बोलेंगे, 33 ग्रेड, सॉरी 53 ग्रेड बोलेंगे, है ना? क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब हम लोग का नया टॉपिक है, नया टॉपिक हम लोग, अच्छा जब हम लोग कंक्रीट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो कंक्रीट हम लोग क्या पढ़े, मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट, है ना? उसमें से सीमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लिए, अब हम लोग सैंड के बारे में जानते हैं। ठीक है, सैंड के बारे में, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, यही सब तो है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, एग्रीगेट डायरेक्ट लिखते हैं, एग्रीगेट, ठीक है। अब एग्रीगेट दो भाग में, साइज के अकॉर्डिंग एग्रीगेट दो तरह का होता है। पहला फाइन एग्रीगेट, ये सब आप लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़े होंगे, फाइन एग्रीगेट, और दूसरा कोर्स एग्रीगेट। क्लियर? फाइन एग्रीगेट किसको बोलते हैं, वैसा एग्रीगेट जिसका साइज क्या होना चाहिए, 4.75 mm से कम होना चाहिए, है ना? अगर पार्टिकल का साइज, सैंड पार्टिकल का साइज 4.75 mm से पासिंग रहेगा, है ना, कम रहेगा, है ना? ठीक है, से क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
साइज, साइज अगर पार्टिकल साइज क्या रहेगा 4.75 mm से 4.75 mm से अगर कम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट किसको बोलेंगे, वैसा पार्टिकल जिसका साइज क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा यानी कि बड़ा रहेगा। पार्टिकल साइज मोर देन 4.75, इसको ऐसे लिखते हैं 4.75 mm से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बट अस्सी mm से छोटा रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट। नेक्स्ट, अच्छा, सैंड को एज ए हम लोग फिलर मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। सैंड को हम लोग क्या करते हैं, फिलर मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। मतलब एग्रीगेट पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स रहेगा उसको फिल करने का काम कौन करेगा, सैंड करेगा। सैंड एज अ फिलर मटेरियल यूज होता है कंक्रीट में। ठीक है, और सैंड के बीच में जो सैंड पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स रहेगा उसको फिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट जो है, सीमेंट का जो पेस्ट है वो आके फिल कर देगा। क्लियर हो गया, इस तरह करके हम लोग वॉइड्स को मिनिमाइज करते हैं, वॉइड्स को खत्म करते हैं। ठीक है, अब नया हम लोग कोर्स एग्रीगेट के बारे में, तो कोर्स एग्रीगेट हम लोग पढ़ चुके 4.75 mm से वैसा पार्टिकल जिसका साइज 4.75 mm से ज्यादा रहे और 80 mm से कम रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे बोलते हैं। और कोर्स एग्रीगेट क्या करता है, ये कंक्रीट में 70 से 80% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो हम बोल सकते हैं इट ऑक्यूपाई, यानी कि कोर्स एग्रीगेट ऑक्यूपाई 70 to 80% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोर्स एग्रीगेट ऑक्यूपाई 70% to 80% ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्लियर। ये क्या करता है, यही मेन वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है और लोड लेने का काम, स्ट्रेंथ लेने का काम यही करता है। क्लियर, ठीक है। अब फिर से वापस हम लोग चलते हैं। ये तो जब कंक्रीट का डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट आ रहा था, टर्म आ गया था, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लिए। सीमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, सैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए, एग्रीगेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए। अब फिर से हम लोग चलते हैं वापस कहाँ, कंक्रीट में। फिर से उसको हम लोग उसमें जाते हैं और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का मेन जो टॉपिक है, जो हम लोग का मेन टॉपिक कहाँ फिर से वापस जाना पड़ेगा हम लोग को, कंक्रीट में। तो कंक्रीट जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कंक्रीट क्या है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट वाटर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, अब कंक्रीट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। अब कंक्रीट के बारे में एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड, ठीक है, concrete has as per IS code क्लासिफिकेशन सॉल्व कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये हेडिंग बना। तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग कंक्रीट का क्लासिफिकेशन है ना। पहला क्या है, कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट। दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। तीसरा क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ
कंक्रीट, ठीक है। अब ऑर्डिनरी कंक्रीट किसको बोलते हैं? एज पर आईएस कोड, आईएस कोड क्या बोला? M10 से लेकर M20 तक को आईएस कोड क्या बोला? ऑर्डिनरी कंक्रीट बोला। स्टैंडर्ड कंक्रीट किसको बोलते हैं? M25 से लेकर M55 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंक्रीट बोलते हैं। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट किसको बोलते हैं? M60 से लेकर M80 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो आईएस कोड कंक्रीट का बहुत सारा ग्रेड होता है ना? कंक्रीट का बहुत सारा ग्रेड होता है। तो एज पर हम लोग पढ़ रहे हैं एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग कंक्रीट का क्या क्या ग्रेड है। तो कंक्रीट का ग्रेड जो था ये सब ग्रेड है। M10 M15 M20 ये सब ग्रेड है कंक्रीट का। लेकिन आईएस कोड बोला मेरे अकॉर्डिंग, आईएस कोड के अकॉर्डिंग, आईएस कोड बोला मेरे अकॉर्डिंग आईएस कोड के अकॉर्डिंग कंक्रीट तीन ही ग्रेड में क्लासिफाई कर दिया। पहला बोल दिया वो ऑर्डिनरी कंक्रीट है ना, कुछ ग्रेड को उठाया और बोला कि सबको हम ऑर्डिनरी कंक्रीट बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड कंक्रीट, इसको बोल रहे हैं हम लोग हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट। तो M10 से लेकर M20 तक जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी कंक्रीट। और M25 से लेकर M55 तक हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कंक्रीट। और M60 से लेकर M80 तक हम लोग क्या बोलते हैं? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग का नया टॉपिक है, नया टॉपिक हम लोग का हम लोग का मिनिमम ग्रेड कहाँ पे कितना यूज होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा ग्रेड यूज होना चाहिए। तो हेडिंग बना लो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन पर्पस। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट minimum grade of concrete used for various construction purpose, used for various construction purpose। ये बना लो, अब इसमें कैसे लिख लो, जैसे एक चार्ट बना लो, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इधर लिख लो आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्लियर? तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। तो पहला है लीन कंक्रीट, है ना, लीन कंक्रीट बेसिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग M5 एंड M7.5 यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या है? दूसरा हम लोग का है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, PCC, है ना, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, PCC में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? M10 यूज करते थे, लेकिन अब कितना हो गया है, उसको अपग्रेड कर दिया गया है, और कितना हो गया है? M15। ठीक है, M15। तीसरा लिख लो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, RCC, है ना। इसमें लिख लो मिनिमम कितना यूज करना है RCC के लिए? M20। क्लियर? चौथा लिख लो
वाटर टैंक, वाटर टैंक, डॉम्स, ये सब में कितना यूज करते हैं, M20 यूज करते थे, लेकिन इसको भी अपग्रेड अपग्रेड कर दिया कौन, आईएस कोड, अब क्या हो रहा है, M30 यूज कीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, सी वाटर के लिए, है ना, समुद्र के नीचे समुद्री पानी के आसपास कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तब वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, पीसीसी में, है ना, पीसीसी में हम लोग कितना करते हैं, M20, आरसीसी में कितना करते हैं यूज, सी वाटर में M30। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इसमें हम लोग कितना यूज करते हैं, M50। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये किसके लिए है, M50। ठीक है, तो ये सारा पेपर हम लोग क्या करें, ये सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। तो कौन सा कंस्ट्रक्शन में पीसीसी करना है तो कितना यूज करना है, आरसीसी कितना करना है, प्री स्ट्रेस के लिए कितना, पोस्ट टेंशन के लिए कितना, है ना, सारे चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग का नया टॉपिक है, अच्छा हम लोग कंक्रीट जब हम लोग पढ़े, कंक्रीट जब हम पढ़े तो कंक्रीट में हम पढ़े तो उसमें हम लोग क्या डेफिनेशन पढ़े थे, कंक्रीट का डेफिनेशन एक्चुअल में क्या था, कंक्रीट का डेफिनेशन क्या था एक्चुअल में, मिक्सचर ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट वाटर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, क्या था, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। भाई ठीक है कंक्रीट बनाएंगे बट फिक्स्ड प्रोपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है, क्या फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कितना फिक्स्ड प्रोपोर्शन से मिलाएंगे, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कंक्रीट का डेफिनेशन जब पढ़े तो उसमें क्या पढ़े, मिक्सचर ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट वाटर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या है, कौन सा फिक्स्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है ना, तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन कहने का मतलब लिख लो आप, हेडिंग बना सकते हो आप, ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन करके, है ना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना, कंक्रीट का डेफिनेशन में हम लोग पढ़े ना ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड पहले देख लेते हैं हम लोग, हेडिंग बना दो, इधर दो कॉलम बना लो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और इधर कर लो आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो, है ना, अगर M5 रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए कितना करते हैं, 1 5 10, ठीक है, M7.5 है उसके लिए कितना, 1 4 8, M10 रहेगा तो उसके लिए कितना, 1 3 6, M15 रहेगा तो उसके लिए कितना, 1 2 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, M20 के लिए कितना, 1 1 1.5 3, ठीक है, क्लियर, 1 1.5 3। नेक्स्ट एक छूट रहा है, आप 6 नंबर, यहाँ 6 कर दो,
और यहाँ कर लो M25, ठीक है। M25 के लिए कितना होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 1 2, ठीक है। तो M25 के लिए कितना होता है 1 1 2, ठीक है। तो ये जितना हम लोग पढ़े M5 से लेकर, ठीक है, M5 से लेकर M यहाँ पे, तो ये सबको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल मिक्स डिजाइन। क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स डिजाइन, ठीक है। अब बात होता है सर M30 M40 M50 M35 M45 ये सब का कैसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स डिजाइन। वो मिक्स डिजाइन के थ्रू आएगा। क्लियर हो गया। तो कंक्रीट का जो ग्रेड है उसको अचीव करने के लिए हम लोग दो तरह का डिजाइन करते हैं। कंक्रीट का ग्रेड को अचीव करने के लिए हम लोग दो तरह का डिजाइन करते हैं। पहला है मिक्स डिजाइन और दूसरा है नॉमिनल मिक्स डिजाइन। या पहले पकड़ लो, पहला क्या है नॉमिनल मिक्स डिजाइन और दूसरा है मिक्स डिजाइन, ठीक है। थोड़ा सा इसको कर लेता है क्योंकि आदमी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो कंक्रीट का ग्रेड अचीव करने के लिए हम लोग दो तरह से मिक्स कर सकते हैं और उस ग्रेड को अचीव कर सकते हैं। क्लियर। तो अब उसके लिए हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास क्या है, एक है नॉमिनल मिक्स डिजाइन और दूसरा है मिक्स डिजाइन, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है जो फाइबर वगैरह में पूछते हैं लोग, ठीक है। नो मिक्स डिजाइन और नॉमिनल मिक्स डिजाइन में क्या अंतर। तो मिक्स डिजाइन जो मैनुअली है ना, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर को मिला दो, मिक्स कर दो और मैनुअली मिक्स कर दिए, घर पे मिक्स कर दिए, ठीक है। जहाँ पे साइट पे काम चल रहा है वहां पे मिक्सिंग कर लिए, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर को मिक्स कर दिए, कुछ मतलब कि बाय हैंड या फिर बाय मशीन जैसे भी आप साइड पे मिक्स कर लिए, तो उसके बाद मेरा जो ग्रेड अचीव हो जाता है उस ग्रेड को हम लोग बोल रहे हैं। उस ग्रेड को अचीव करने के लिए जो हम लोग मिक्सिंग अप्रोच लगाए हैं, है ना, बाय हैंड चाहे मशीन, तो वो जो डिजाइन किए, वो जो मिक्सिंग किए, वो जो प्रोपोर्शन में मिक्सिंग किए थे, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, नॉमिनल मिक्स डिजाइन। मतलब उस पार्टिकुलर ग्रेड को अचीव करने के लिए हम मैनुअली भी कर सकते हैं, मैनुअली करके उसको उस ग्रेड को, उस स्ट्रेंथ को, कंक्रीट का उस स्ट्रेंथ को अचीव कर लिए, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल मिक्स डिजाइन। और वैसा स्ट्रेंथ जिसको हम चाह कर भी साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे मेरा काम चल रहा है वहां पे हम चाह कर भी उस स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर सकते हैं मैनुअली, है ना, उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, चाहे हाथ से करो चाहे मशीन से करो, वो स्ट्रेंथ अचीव ही नहीं होगा साइट पे। उसके लिए हमको बैचिंग प्लांट जाना होगा। बैचिंग प्लांट में सैंड का प्रॉपर्टी का पूरा टेस्ट होगा, है ना, उसका फाइननेस कितना है, कंसिस्टेंसी कितना है, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, सारी चीजें। उसके बाद सैंड का टेस्टिंग होगा, कौन सा जोन का सैंड है, उसमें सिल्ट कंटेंट कितना है, उसमें बल्किंग कितना है, सारा चीजें टेस्ट होगा। उसके बाद एग्रीगेट का टेस्ट होगा, फ्लेकीनेस कितना है, इसमें इलोंगेशन कितना है, उस वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, फिर वाटर का क्वालिटी चेक होगा। उसके बाद पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट करके बैचिंग प्लांट में पार्टिकुलर एक प्लांट में वो मिक्सिंग होगा और कंक्रीट बनेगा। उस कंक्रीट को बनाएंगे कहाँ से, बैचिंग प्लांट से, तो वो मिक्स डिजाइन कहलाता है, ठीक है। तो मिक्स डिजाइन हम लोग घर पे रहकर साइट पे खड़ा होकर काम नहीं करा सकते हैं, बना नहीं सकते, उसके लिए हमको बैचिंग प्लांट जाना पड़ेगा। और नॉमिनल मिक्स डिजाइन जो घर पे जो मिक्सिंग करते हैं, है ना, साइट पे जो मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, वो वाला हम लोग नॉमिनल मिक्स डिजाइन करते हैं। तो मिक्स डिजाइन और नॉमिनल मिक्स डिजाइन में अंतर समझ में आ गया, पहला अंतर। दूसरा अंतर, नॉमिनल मिक्स डिजाइन क्या होता है, बाय वॉल्यूम होता है, बाय वॉल्यूम मेजरिंग होता है, बाय वॉल्यूम मेजरिंग होगा, ठीक है। इसमें हम लोग कंटेनर देखता हो, 1 कंटेनर 2 कंटेनर, मतलब 1 5 10, यानी क्या, एक कंटेनर मेजरिंग कर लो सीमेंट, 5 कंटेनर बालू सैंड और 10 कंटेनर एग्रीगेट, उसको मिक्स कर लो तो बन जाता था, तो M5 बन जाता था वहां से। तो वो सब हम लोग मैनुअली जो कर रहे थे, अचीव कर रहे थे, तो नॉमिनल मिक्स डिजाइन के थ्रू आया। और नॉमिनल मिक्स डिजाइन में बाय वॉल्यूम मेजरिंग करते हैं बस ये, और इसमें बाय वेट मेजरिंग करते हैं, है ना, इसमें बाय वेट मेजरिंग करते हैं। यही एक डिफरेंस है, ठीक है, कि मिक्स डिजाइन और नॉमिनल मिक्स डिजाइन में क्या बारीक डिफरेंस है,
तो इसको बाय वॉल्यूम मेजरिंग करते हैं, हर एक कंक्रीट का हर एक इंग्रेडिएंट को बाय वॉल्यूम मेजरिंग करेंगे, जबकि मिक्स डिजाइन में कंक्रीट का हर एक इंग्रेडिएंट को हम बाय वेट मेजरिंग करते हैं। ठीक है, सीमेंट भी हम लोग केजी में लेंगे, वाटर भी केजी में लेंगे, है ना, केजी लीटर जो भी है, और सैंड भी हम लोग केजी में लेंगे, एग्रीगेट भी हम लोग केजी में लेंगे, सब बाय वेट मेजरिंग होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हैं मिक्स डिजाइन और नॉमिनल मिक्स डिजाइन में। तो नॉमिनल मिक्स डिजाइन के बदौलत सिर्फ हम M5 से लेकर M5 पूरा लिख देते हैं, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, ये सब स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, ये सब ग्रेड को हम नॉमिनल मिक्स डिजाइन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन अभी हम लिखाए थे जस्ट पहले। ठीक है, अब बट वही अगर हम M30 चाहते हैं, M60 चाहते हैं, M35 चाहते हैं, M80 चाहते हैं, ठीक है, ये M60 चाहते हैं, तो ये सब ग्रेड को अचीव करने के लिए भैया हमें मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा, यानी बैचिंग प्लांट का दौड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम लोग का नया टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पे हम जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं M30, M35, M60, तो ये सब आखिर है क्या, ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, लिखे जा रहे हैं, बट ये है क्या? ठीक है, तो चलते हैं अब इसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लिखे, अभी एग्जांपल ये बहुत बार लिखे, ऑर्डिनरी कंक्रीट वाले में भी लिखे, M10 से लेकर आई कोड क्लासिफाई किया, M10 से लेकर M20 तक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट, M25 से लेकर M55 को स्टैंडर्ड कंक्रीट, M60 से लेकर M80 तक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। बट यहाँ M30 क्या है, M35 क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या चीज को कर रहा है, इसको भी तो समझना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे M का मतलब है, यहाँ पे M का मतलब हो गया, M रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्स को, है ना, मिक्सर को रिप्रेजेंट करता है। और ये न्यूमेरिकल डाटा जो 30 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करता है, किसमें, न्यूटन पर एम स्क्वायर में। क्लियर? ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है ना, इसको भी जानना पड़ेगा, अब इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है,